हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोग को डिजिटलेशन का क्वेश्चन कराया था। आज मैं आप लोग को एक नया लेसन शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है एनपीओ। एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप लोग 11 में पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो किसका था? वो बिजनेस का था, वो आपको फॉर्म का था जिसमें प्रॉफिट निकालते थे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट, मतलब उस संस्था का जिसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं आता है। एनपीओ का मतलब क्या होता है? एनपीओ का मतलब होता है वो संस्थान जिसका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसे हम लोग एनपीओ कहते हैं। एनपीओ का एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है, व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ? एनपीओ का एग्जाम्पल होता है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उसके बाद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आता है जैसे रोटरी क्लब हुआ, लायंस क्लब हुआ, ये सब एग्जाम्पल है एनपीओ का। इसका मेन काम क्या होगा? समाज की सेवा करना। जो संस्था समाज की सेवा करते हैं उसे हम लोग एनपीओ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार 2020 में भी इस पर क्वेश्चन आए थे 10 नंबर का, आप लोग का भी आएगा। और जो बच्चे कॉम्पार्ट की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्जाम 22 तारीख का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पार्ट पास करने के लिए। तो सबसे पहले से 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं आपको। इसमें 3 नंबर के और एक 6 नंबर का, 1 नंबर का थ्योरी आता है। सबसे पहले इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? इसमें 2 अकाउंट बनता है। पहला बनता है रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट, पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इस पे आ सकते हैं, थ्योरी आ सकते हैं इसमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट, पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर? रिसीव और पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है? इसमें सबसे पहला डिफरेंस हम बताते जा रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट डिफरेंस होता है रिसीव पेमेंट जो होता है इसका बेस होता है रियल अकाउंट का। रिसीव पेमेंट अकाउंट का बेस होता है रियल, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बेस होता है नॉमिनल। फिर बता रहे हैं, रिसीव पेमेंट का बेस होता है रियल, इसका बेस होता है नॉमिनल। रिसीव और पेमेंट अकाउंट का स्टार्ट करते हैं कैश बैलेंस से। किससे स्टार्ट करते हैं? कैश बैलेंस से। इनकम एक्सपेंडिचर स्टार्ट करते हैं इनकम या एक्सपेंडिचर से। रिसीव और पेमेंट में करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर सब आता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में केवल करेंट ईयर आता है। इनकम एक्सपेंडिचर में केवल करेंट ईयर आता है। कोई भी फंड की एंट्री रिसीव और पेमेंट में करेंगे, लेकिन किसी भी फंड की एंट्री हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं करते हैं। कोई भी फंड इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। लाइक मेंबरशिप फी, उसके बाद लीगेसी, ये आपको रिसीव पेमेंट में आता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में इसकी एंट्री नहीं करते हैं। रिसीव और पेमेंट को जब क्लोज करते हैं तो इसको सीडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैशबुक के साइड में जैसे सीडी लिखते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर जब क्लोज करते हैं तो जिधर कम होगा उधर डिफिशियंसी लिखते हैं, जिधर अधिक होगा उधर एक्सेस लिखते हैं या सरप्लस लिखते हैं। ठीक है। रिसीव पेमेंट को क्लोज किससे करते हैं? तो सीडी से, सेम टू सेम कैशबुक जैसा। और इसको अगर जिधर अधिक होगा उधर एक्सेस लिख, जिधर कम होगा तो डिफिशियंसी लिखते हैं। ये डिफरेंस होता है रिसीव पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर में। अगर फंड की एंट्री, हमने बताया कि कोई भी फंड की एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होता है। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्या नहीं दिखाते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं क्या क्या? पहला लाइफ मेंबरशिप फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी। दूसरा लीगेसी। लीगेसी का मतलब होता है जब हम लोग अपने इच्छा से किसी संस्था को पूरा संपत्ति दान में देते हैं उसे लीगेसी कहते हैं। जब हम लोग अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति को दान देते हैं उसे लीगेसी कहते हैं। उसके बाद इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड, इसकी भी एंट्री हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं करते हैं। इसकी एंट्री और जो डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है, डोनेशन में स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है इसकी भी एंट्री नहीं करते हैं। दिस ट्रांजैक्शन इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एक्सपेंडिचर, इसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। अगर फंड की एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे?
अगर फंड की एंट्री हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? तो फंड की एंट्री हम लोग दिखाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कहाँ दिखाते हैं? ऑल फंड आर रिकॉर्डेड इनटू द क्लोजिंग बैलेंस शीट। हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में फंड की एंट्री दिखाते हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी और एसेट होता है। लायबिलिटी और एसेट्स, कोई भी फंड इधर दिखा देंगे, एनी फंड लायबिलिटी। अगर फंड में पैसा आएगा तो ऐड और पैसा जाएगा तो लेस। पैसा कैसे आता है? ऐड डोनेशन फॉर फंड, ऐड डोनेशन फॉर फंड। उसके बाद पैसा कैसे आता है? तो मान लो आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो फंड इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है ये एसेट्स होता है। फंड इन्वेस्टमेंट पे जब इंटरेस्ट मिलता है उसको ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट। पैसा कैसे जाएगा? जैसे मान लीजिए आपने टूर्नामेंट फंड किया तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो लेस होगा, लेस प्राइज गिवन। मान लो किसी को आप चैरिटी दे, चैरिटी को यहाँ पर लेस कर देंगे फंड का। उसके बाद इसको इक्वल कर देते हैं। पैसा आएगा तो फंड में प्लस करोगे, पैसा जाएगा तो लेस करो, सिंपल सी बात। फंड और एक बात, इफ़ फंड इज एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड ऑफ फंड इज एक्सेस दैन फंड दैन दिस इज रिकॉर्डेड इनटू द एक्सपेंडिचर साइड। फिर बता रहे हैं, अगर आपको मान लो टूर्नामेंट फंड है और टूर्नामेंट फंड से टूर्नामेंट एक्सपेंस अगर अधिक है, मान लीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंस आपको 21,000 है, टूर्नामेंट फंड आपको 15,000 है, अधिक कौन हुआ? अधिक हुआ एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंस अधिक होता है फंड से तो उसकी एंट्री हम लोग दिखाते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर लेस फंड। फिर बता रहे हैं, इफ़ एनी एक्सपेंसेस ऑफ रिलेटेड फंड आर एक्सेस ओवर फंड देन दिस इज रिकॉर्डेड इनटू द एक्सपेंडिचर साइड। क्या करोगे? उसको एक्सपेंडिचर लेस फंड कर देंगे, ठीक है। तो 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है। 3 नंबर में सब्सक्रिप्शन का भी आता है। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन एनपीओ, इनकम ऑफ सोर्स क्या होता है एनपीओ में? तो इनकम ऑफ सोर्स एनपीओ में होता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? सब्सक्रिप्शन, मतलब चंदा। चंदा जो होता है वो इनकम ऑफ सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन का। तो इसमें कहा जाता है सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस पर भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो लोग कंपार्ट के बच्चे हो ध्यान दीजिएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट करने के लिए। सब्सक्रिप्शन एडजस्ट करने के लिए सब्सक्रिप्शन आपको देखो यहाँ पर लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, दिखाते हैं एक्सपेंडिचर अमाउंट और इनकम अमाउंट। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखा देंगे। इसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग, वैसे मतलब आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। फिर ऐड करते हैं एडवांस प्रीवियस ईयर, लेस करेंगे एडवांस करेंट ईयर। ये आपको सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है। ऐड क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ऐड करेंगे एडवांस प्रीवियस ईयर, लेस करेंगे एडवांस करेंट ईयर। ये सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि केवल करेंट ईयर ही इनकम एक्सपेंडिचर में आ सकता है। आपको और एक आता है कंज्यूमेबल गुड्स से क्वेश्चन भी 3 नंबर में आते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहे हैं, आपके पास सपोज दैट पहले से 2 सेव है, आपके पापा ने खरीद के 4 सेव लाया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपके पास मात्र 3 सेव बचे हुए हैं, तो आपने कितना सेव कर लिया, कितना सेव कंज्यूम कर लिया? तो आपके पास पहले का जो सेव था वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, पापा ने परचेज़ किया तो परचेज ऑफ स्टॉक हो गया, और अभी बचा हुआ वो क्लोजिंग स्टॉक आया। तो कंज्यूमर गुड्स निकालने के लिए अगर परचेज दिया हुआ है, कंज्यूमर गुड्स निकालने के लिए अगर परचेज दिया हुआ है तो इसका नियम होता है गुड्स परचेज जितना परचेज किए हैं उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक को, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक को, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को,
गुड्स परचेज में ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग देन यू फाइंड आउट द कंज्यूमेबल गुड्स। तो हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स निकाल लेते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स कैसे निकालते हैं? अगर गुड्स परचेज दिया है तो क्रेडिटर्स नहीं आएगा। अगर एग्ज़ाम में भी अगर गुड्स परचेज आ गया और क्रेडिटर दिया भी हुआ है तो आप क्रेडिटर नहीं लोगे। गुड्स परचेज के साथ केवल ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करोगे। लेकिन अगर आपको अमाउंट पेड टू सप्लायर बोल दिया, अगर आपको अमाउंट पेड टू सप्लायर बोल दिया, उस समय क्या करोगे? अगर आपको अमाउंट पेड टू सप्लायर बोला तो कंज्यूमर गुड्स निकालने के लिए लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स निकालने के लिए सबसे पहले ये होता है आपको अमाउंट पेड टू सप्लायर। अमाउंट पेड टू सप्लायर, हमने सप्लायर को अमाउंट पेमेंट किया। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, फिर हम लोग लेस करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स, ऐड करते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स, फिर ऐड करते हैं एडवांस प्रीवियस ईयर, लेस करते हैं एडवांस करेंट ईयर। इतना ऐड लेस करोगे तो उसके बाद आप निकालोगे कंज्यूमेबल गुड्स। क्या निकालोगे? कंज्यूमेबल गुड्स निकलता है। अगर अमाउंट पेड दिया है तो क्रेडिटर लोगे, अगर गुड्स परचेज दिया है तो क्रेडिटर नहीं लोगे, केवल ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लोगे। आज के लिए इतना ही। जो बच्चे कॉम्पार्ट की तैयारी कर रहे हैं पूरे अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी कीजिए। मैं यही भगवान से करूँगा सब लोग सक्सेस पाए, सब लोग सफलता पाए। अब अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और जो मैं नियम बताया हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, आइकन बेल बजाना ना भूले। हैव ए गुड डे।